देखिए, शरद जोशी का जन्म आपने देखा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ है 1931 में, और 1991 को इनकी डेथ हुई है। फिर वो बोल रहे हैं कि इनका बचपन जो था कई शहरों में बीता, ये किसी शहर में नहीं रहे, घूमते रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब थी इनकी, और बाद में इन्होंने क्या किया, लेखन को ही अपना आजीविका के रूप में साधन बना लिया। लेखन यानी कि लिखना, एक तरह से सिर्फ ये राइटर रह गए थे, उससे जो भी अर्जित होता था, मतलब अर्न करते थे, वही उनका एक तरह से आजीविका का साधन था। और स्टार्टिंग में तो वो बोल रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी कुछ कहानियाँ लिखी थी, और बाद में लेकिन पूरी तरह से वो व्यंग लेखन ही करने लगे। व्यंग लेखन यानी कि कमेंट बेस्ड, ठीक है, टोंट मारने वाले। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में भी कुछ ऐसे कॉलम्स आते हैं जहाँ पर, हाँ, तो जो समाज में जो भी बुराइयां हैं उनके ऊपर कमेंट किया जाता है। मतलब जो इंसान, जैसे पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, वो तो सामने आकर के अपने विचार दे ही देते हैं ना। पॉलिटिक्स तो क्या होते हैं, मीडिया में आते हैं, न्यूज़ में आते हैं, अपनी बातें बताकर चले जाते हैं जो उनको कहना होता है। लेकिन जो राइटर्स होते हैं वो अपने लेखन के माध्यम से, भले वो न्यूज़पेपर में लिखें, कोई किताब लिखें, उसके माध्यम से वो समाज में जो भी उनको गलत या सही लग रहा होता है वो उस माध्यम से प्रकट करते हैं। तो इनका ऐसा ही था। उन्होंने काफ़ी लेख लिखे, उपन्यास क्या होते हैं, एक तरह से नॉवेल्स बड़े बड़े। फिर कॉलम भी लिखे, यानी कि न्यूज़पेपर में उनका पर्टिकुलर कोई कॉलम चलता होगा। और इसके अलावा उन्होंने हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएँ, धारावाहिक होते हैं सीरियल्स, जैसे आज हम देखते हैं जो लंबे लंबे सीरियल आते हैं, धारावाहिक उनको कहा जाता है। तो उसके मतलब सीरियल, डेली सोप जो होते हैं, उनकी उन्होंने पटकथाएँ लिखी हैं, यानी कि कहानियाँ भी उन्होंने लिखी थी, और कहीं कहीं डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हैं, संवाद लिखे हैं। फिर है हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले, यानी कि हिंदी भाषा के अंदर जितना ज़्यादा उन्होंने टोंट कसा है, कमेंट किया है समाज के प्रति, उसमें जो काफ़ी सारे व्यंग्यकार हुए होंगे, शरद जोशी उनमें से एक हैं, ये भी उस लिस्ट में आते हैं। फिर बाद में उनकी सभी कृतियों के नाम हैं, क्लियर, जो बताने की ज़रूरत नहीं है, लिखे हुए हैं, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता आपसे क्वेश्चन। फिर है कि शरद जोशी की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, सहज होती है, आसानी से समझ में आने वाली होती है, क्लियर। वो है कि मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर, यानी कि वो जो भी लिखते हैं कहीं कहीं मुहावरों का प्रयोग करते हैं, और थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है, ऐसा भी आपको दिखाई देता है, ताकि इनकी रचनाएं जो हैं वो थोड़ी सी एंटरटेनिंग हो जाएं, रोचक हो जाएं। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से नहीं बच सका। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने धर्म से रिलेटेड, अध्यात्म क्या होता है, जो कि भगवान से रिलेटेड ज्ञान की बात होती है, पॉलिटिक्स, सामाजिक जीवन यानी कि सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, और जो हम व्यक्तिगत आचरण, एक नॉर्मल इंसान का डेली लाइफ में जो भी बिहेवियर होता है, मतलब उन्होंने हर किसी को एक एक बार पकड़ा है लिखने के माध्यम से, और सबके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर किया है उनकी पैनी नज़र से, यानी कि उनकी नज़र में सारे के सारे टॉपिक्स आए हैं, कुछ भी छूटा नहीं है, क्लियर। फिर है, इन्होंने अपनी जो भी व्यंग रचनाएं जो भी लिखी थी, समाज में जितनी भी विसंगतियां हैं, विसंगतियां यानी कि बुराइयां कह लीजिए आप, ठीक है, जैसे कि मान लो दहेज प्रथा, कोई भी विसंगति होती है, उसके ऊपर इन्होंने बेबाक चित्रण किया है। मतलब दिल खोलकर वो जितना बोल सकते थे उन्होंने बोलकर मतलब लिखा है। फिर है कि पाठक के इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी, यानी कि वो जो कुछ भी लिखते थे वो जो भी पढ़ने वाला है, पाठक है, वो उसको देखकर हैरान भी हो जाता है और कुछ सोचने के लिए विवश भी हो जाता है, अभी क्या लिखा है इन्होंने, मतलब सोचता है वो इस बारे में। फिर है कि अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इनका, तुम कब जाओगे अतिथि, वो उसने शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में कमेंट किया है। कौन से व्यक्ति हैं? जो अपने किसी भी जानने पहचानने वाले परिचित के घर या रिश्तेदार के घर बिना कोई पहले सूचना दिए हुए डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। जैसे आज हमारे घर कोई भी मेहमान आता है, कॉल करके आते हैं ना, जी टिकट हो गई है, हम उनको स्टेशन भी लेने जाते हैं, है ना, पहले से प्लानिंग होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो बिना अपना मतलब कोई भी पहले से बताते नहीं हैं और उनके घर पर पहुंच जाते हैं, और फिर वहाँ पर जाने के बाद
घर वापस जाने का नाम भी नहीं लेते हैं, वहाँ टिक कर बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। और वो कह रहे हैं कि भले ही उनका टिके रहना, उस घर में रहना मेज़बान के ऊपर, मेज़बान यानी कि जिसके घर पर मेहमान गया है, वो उनके ऊपर भले ही भारी क्यों ना पड़ रहा हो, और फिर भी वहाँ से जाते नहीं हैं। क्लियर। अब वो कह रहे हैं, एक तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ऐसा उनके ऊपर उन्होंने बताया है। फिर वो बोल रहे हैं कि एक्चुअल में अच्छा अतिथि होता कौन है, अच्छा मेहमान कौन होता है। अच्छा मेहमान वो होता है जो पहले से सूचना देकर आए, अभी मैं आने वाला हूँ 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, सामने वाला प्रिपेयर हो जाता है, अभी इतने दिन के लिए आया, ठीक। फिर वो बोल रहा है वो 1 या 2 दिन मेहमानी करवा के, यानी कि मेहमान नवाजी करवा करके विदा भी हो जाए, चला भी जाए, जिसके आने के बाद, आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने के लिए विवश हो जाए जो इस पाठ के मेज़बान निरंतर सोचते रहे हैं। यानी कि उसके आने के बाद जब इंसान को पता होता है सामने वाला 2 दिन के लिए आया है या 4 दिन के लिए आया है, तो इंसान प्रिपेयर होता है ना, हाँ बंदा ये चला जाएगा। लेकिन किसी को पता ही नहीं है इसने जाना कब है, तो सामने वाले के मन में कैसे कैसे ख्याल आएंगे या वो क्या क्या सोचने वाला है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे वो आप देखेंगे, तो ऐसा लेखक ने इमेजिन किया है कि क्या मेज़बान सोचता होगा अगर मेहमान उनके घर से जाता नहीं है। क्लियर। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में बच्चे आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर, यानी कि चौथा दिन है, अतिथि यहाँ चौथे दिन शुरू हो गया है, यहाँ पर ठहरा हुआ है, इन्होंने वहाँ से आपको बताया है। और बाद में वो आपको पहले दिन की सारी बताएंगे क्या है। तो अब चौथा दिन हो चुका है और जो मेज़बान है उसके मन में बार बार एक ही सवाल जो है उमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे यहाँ से। अब चौथे दिन क्या हो चुका है, वो बोल रहे हैं कि तुम जहाँ निसंकोच बैठकर सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, मतलब वो तसल्ली से बैठा है, एंजॉय कर रहा है दूसरे के घर में और सिगरेट पी रहा है, और उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। और जो मेज़बान है वो बोलना चाह रहा है कि वो कैलेंडर तुम देख रहे हो ना, और इसकी जो तारीखें हैं नर्मता से, यानी कि धीरे धीरे से फड़फड़ा रही हैं, मतलब कि नेक्स्ट डे अगला दिन होता जा रहा है। और पिछले विगत यानी कि पिछले 2 दिनों से मैं स्पेशल तुम्हें दिखाकर तारीख बदल रहा हूँ, मतलब जब वो सामने बैठता होता है तभी वो तारीख चेंज करता है। और तुम ये चीज़ जानते भी हो, तुम्हें हिसाब भी लगाना आता है भी कितने दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन हो गया है, और तुम्हारे सतत यानी कि लगातार, तुम्हारे लगातार आतिथ्य यानी कि मेहमान नवाजी का ये जो चौथा बहुत भारी दिन है, थक चुका है एक्चुअली, वो बहुत भारी दिन है, पर लेकिन तुम्हारे जाने की उसको कोई संभावना ही नहीं लग रही है, यानी कि समझ ही नहीं आ, मतलब ऐसा फील ही उसको नहीं आ रहा है कि जाने वाला भी कल ही चला जाएगा। ठीक। लाखों मील, अब वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो भी बहुत लाखों मील की लंबी यात्रा करके भी अगर वो जाते हैं स्पेस में, वो भी इतने दिन वहाँ नहीं ठहरते हैं। यस, इतने दिन, वो भी 1 दिन या 2 दिन में लौट कर आ जाते हैं। और तुम तो छोटी सी यात्रा करके आए हो, थोड़ा सा सफ़र करके आए हो, और फिर भी तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। और तुमने अपने भारी चरण कमलों की छाप, मतलब कि एक होता है हमने कभी चरण कमलों को भारी नहीं कहा, भारी का मतलब क्या होता है, जो आकर के यहीं पर टिक गए हैं, जाने के नाम नहीं ले रहे, इसीलिए वो भारी हैं। समझ में आया। उन चरण कमलों की छाप यानी कि निशानी तुमने मेरे घर पर आकर अंकित कर दी है, ज़मीन पर अंकित हो चुके, मीन्स निशानी यहीं छोड़ दी है। और तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। अंतरंग निजी संबंध क्या है, एक निजी यानी कि पर्सनल, जो पहले वो दोनों आपस में फ्रेंड थे, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, दोस्त हैं, लेकिन अभी वो कह रहा है कि दोनों का जो आपसी संबंध है वो भी दूसरे रंग पर आ गया है। अब अंदर ही अंदर दोनों के मन कि वो उसको कोसता रहता है, अंदर ही अंदर, मुँह से तो बोल नहीं पाता, अंदर ही अंदर एक अब नया एक संबंध स्थापित हो चुका है। और तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की, आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिक, फाइनेंशियली, तुमने मेरी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स भी देख ली हैं। बैंगनी रंग यानी कि तुमने मेरी सारी कलर्स देख लिए हैं, मैं कितना खर्च कर सकता हूँ। और तुमने मेरी काफ़ी मिट्टी भी खोद ली है। मिट्टी खोदने का मतलब है कि मैं जितना खर्च कर सकता हूँ मैंने तुम्हारे ऊपर किया है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मतलब कि इनफ हो गया है अभी।
अब तुम लौट जाओ अतिथि, तो तुम चले जाओ, अब मैं इससे ज़्यादा तुम पर ना खर्च कर सकता हूँ ना तुम्हें झेल सकता हूँ। तुम्हारे जाने के लिए एकदम उच्च समय है, उच्च यानी कि अभी एकदम हाई लेवल आ चुका है, हाई टाइम आ चुका है। मैं मतलब चौथा दिन है, झेल रहा हूँ, शायद 5वें दिन मैं तुम्हें खुद ही मुँह से बोल दूँ। तो वो कह रहा है कि बेहतर होगा तुम खुद से चले जाओ, अदरवाइज़ संबंध खराब हो जाते हैं ना। तो क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकार रही, मतलब जहाँ के तुम्हारा घर है या शहर जो भी है, क्या तुम्हें वो बुलाते नहीं है, तुम्हारा जाने का मन ही नहीं करता है? देखिए, अब वो बता रहे हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ था। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञान आशंका से धड़क उठा। यानी कि जिस दिन वो आए थे तो उसको एक पता तो था नहीं कि वो आने वाला है, आशंका उसके मन में थी। अंदर ही अंदर उसका बटुआ भी काँप गया। ये क्वेश्चन भी है आपका, अंदर ही अंदर बटुआ क्यों काँप जाता है? क्योंकि अब उसको ऐसा लगने लगा था कि अब उसका खर्चा बढ़ने वाला है, घर में मेहमान आया, खर्चा तो बढ़ेगा, तो बटुआ काँप गया। फिर भी वो बोल रहा है कि उसके बावजूद भी एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। जैसे वो आया, उसने गले मिलकर उसका स्वागत किया, और मेरी पत्नी ने भी तुम्हें सादर नमस्ते भी की थी। मतलब इन्होंने अच्छे से उसका स्वागत किया। फिर वो बोल रहा है कि तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल लिया। यानी कि जिस इंसान के घर कोई गेस्ट नहीं आते हैं, वो नॉर्मली क्या खाएंगे, एक दाल खा लेंगे, रोटी खा लेंगे, नॉर्मल खाना खाएंगे। लेकिन अगर मेहमान आते हैं तो हम थोड़ी एक सब्ज़ी एक्स्ट्रा बनाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा मीठा हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसने बोला कि मैंने एक डिनर में चेंज कर दिया उसको। भी तुम्हें याद ही होगा कि मैंने 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था, ठीक है। और इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। यानी कि इतना उसने एक्साइटमेंट के साथ तुम्हें अच्छा डिनर कराया, सब चीज़ें की, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आशा थी। क्या आशा थी? कि अगला दिन होगा और तुम किसी रेल से यानी कि ट्रेन से हमारी शानदार मेहमान नवाजी को देख करके तुम अगले दिन, मतलब इस चीज़ की जो छाप थी वो तुम्हारे हृदय में आएगी कि मैंने तुम्हें अच्छे से डिनर कराया, खाना खिलाया। तो ये छाप लेकर के तुम अगले दिन चले जाओगे, और हम तुमको रोकने का आग्रह भी करेंगे। यानी कि फॉर्मेलिटी होती है ना, फिर नहीं जाओ ऐसा करके आग्रह भी करेंगे, लेकिन तुम मानोगे नहीं और एक अच्छे अतिथि की तरह तुम यहाँ से चले जाओगे। पर ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा जस्ट उसकी इमेजिनेशन थी, हुआ ही नहीं। दूसरे दिन भी अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान के साथ घर में ही बने रहे। यानी कि सुबह उठे, एक स्माइल के साथ तुम घर में ही घूमते रहे, और हमने अंदर ही अंदर अपनी पीड़ा को पी लिया। उनको दुख हो रहा था कि दूसरे दिन भी यहाँ ठहरा है, ठीक, पीड़ा को वो पी रहे हैं। और फिर वो भी प्रसन्न बने रहे, क्योंकि सामने वाले को गुस्सा तो दिखा नहीं सकते हैं, स्माइल दिखा रहे हैं अपने फेस से। फिर वो कह रहे हैं कि स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, यानी कि उन्होंने फर्स्ट डे उसको बहुत अच्छे से डिनर करा दिया था, बहुत हाई लेवल का उनके हिसाब से। तो फिर वो बोल रहे कि वहाँ से नीचे उतर कर हमने फिर दोबारा से दोपहर के भोजन को एक लंच की गरिमा में, मतलब कि लंच की गरिमा तुम्हें प्रदान की। मतलब लंच भी तुम्हें अच्छे से कराया, जिसके अंदर उन्होंने वहाँ भी सब्जियां बनाई होंगी, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन लंच का नाम लिया तो अच्छे से कराया होगा। फिर वो बोल रहे हैं कि हमने तुम्हें सिनेमा भी दिखाया, मीन्स मूवी दिखाने भी ले गए, और यह हमारे सत्कार का आखिरी छोर था। यानी कि अब हम बस ये हमारे लिए एंड पॉइंट था, इससे ज़्यादा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते थे। और मतलब कि इससे आगे हम किसी के लिए बड़े ही नहीं थे। मतलब जो भी मेहमान आता बस हम यहीं तक करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ दिखा लाए उसको, क्लियर। तो इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। मीन्स तुम्हारे जाने का समय आ जाना चाहिए था, अभी इमोशनल मोमेंट आ जाना चाहिए था भावभीनी विदाई का। तो फिर और तुम विदा होते, हम तुम्हें स्टेशन पर भी छोड़ने जाते, ऐसा नहीं कि तुम्हें ऐसे ही टैक्सी या ऑटो करा देते, स्टेशन पर छोड़ने भी जाते, पर तुमने फिर भी ऐसा नहीं किया। मतलब सेकेंड डे के बाद भी वो वहाँ से नहीं गया। नेक्स्ट डे बचे, तीसरे दिन क्या होता है? अब वो सुबह सुबह उठते हैं और बोलते हैं कि मुझे धोबी को कपड़े, मतलब वो धोबी को कपड़े देना चाहते हैं जो मेहमान हैं। अगर उनको धोबी को कपड़े देने हैं मीन्स जाने का विचार नहीं है ना। अगर जाने का विचार होता है इंसान कपड़े ऐसे ही लेकर चला जाता है अपने। अब ये जो आघात था बहुत ही अप्रत्याशित था। ये आपका क्वेश्चन भी बनेगा भी कौन सा आघात प्रत्याशित था। तो जब वो धोबी को कपड़े देने के लिए बोलते हैं,
यानी कि वो एक अनसोचा, मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं था, ऐसा उसके ऊपर एक तरह से चोट सी लगी थी। और ये जो चोट थी वो बहुत ही मार्मिक थी, यानी कि इमोशनल थी। ठीक है। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूँ रबड़ की तरह खिंच जाएगी, यानी कि अब वो धीरे धीरे उनके नज़दीक आ रहा था, ज़्यादा दिन ठहर रहा था। वेला यानी कि समय, समीपता की जो समय था वो अचानक से क्या होता, रबड़ की तरह खिंच रहा था, मीन्स ज़्यादा दिन वो वहाँ पर ठहर रहा था। ठीक। फिर है इसका, वो बोलता है, लेखक कह रहे हैं कि इसका उन्हें बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था, अनुमान ही नहीं था। पहली बार उन्हें ऐसा अंदर से फील हुआ कि अतिथि जो होते हैं वो असल में देवता नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि वो देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, या जो भी है। वो कह रहे हैं कि वो मानव भी होते हैं और थोड़े थोड़े अंशों में कहीं ना कहीं राक्षस भी होते हैं। देवता तो होते ही नहीं हैं। ठीक है। अब बात वहीं कंटिन्यू होती है। वो बोल रहे हैं कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, ऐसा लेखक बोलता है। अब वो जल्दी क्यों धुल जाएंगे? ताकि जल्दी कपड़े आएंगे, जल्दी चले भी जाएंगे। ठीक है। कि धोबी को देंगे वो ज़्यादा दिन भी लगा सकता है। तो मन ही मन उनके मन में एक विश्वास था कि जल्दी जाना है। तो मेहमान उनसे पूछते हैं कि लॉन्ड्री कहाँ है, तो बोलते हैं चलो चलते हैं। तो फिर उन्होंने अपनी सहज बनियान पर, यानी घर में वो बैठे हुए थे तो उन्होंने बनियान पहना हुआ था, तो उसके ऊपर एक औपचारिक कुर्ता पहन लिया, एक कुर्ता पहन लिया है नॉर्मल। और फिर जब पत्नी उनसे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो जब लेखक जवाब देते हैं कि लॉन्ड्री पर कपड़े देने जाना है, इसलिए जा रहे हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई, यानी कि कभी भी कोई इंसान गुस्से से जब देखता है, तो ये अंदर वैसे ही परेशान है मेहमान के चक्कर में, वो आंखें बड़ी कर रहा है, मीन्स वो गुस्से से देख रहा है, करेक्ट, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो बोलते हैं कि आज से कुछ साल पहले उनकी ऐसी आंखें देखकर मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त करके बिस्तर खोल दिया था। मीन्स वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले कुछ साल पहले भी उनकी पत्नी ने ऐसी आंखें बड़ी की थी, यानी कि कोई बात पर उनका आपस में कुछ भी बात हुई होगी, तो इन्होंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर ली थी। मीन्स ये कह लीजिए बिस्तर खोलना, एक तरह से वो कमेंट कर रहे हैं कि कुछ दिन के लिए वो उनसे नाराज़ हो गई, उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, तो उनको एक अलग से बेड बिछा करके अलग से सोना पड़ा था, या जो मर्ज़ी लगा लीजिए। ठीक है। वो गुस्से में थी, मतलब उनकी आंखों से पता लग गया था कि अब बातचीत बंद होने वाली है हस्बैंड वाइफ की। अब वो कह रहे हैं कि जब उनकी आंखें बड़ी होती हैं तो उनका मन जो है वो छोटा होने लगता है कि अब बस घर में बवाल या झगड़ा होने वाला है। क्लियर। और इसी आशंका के साथ उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। कौन सी आशंका थी? कि अतिथि कितने दिन घर में ठहरने वाले हैं, क्योंकि लेडीज़ को अक्सर क्या प्रॉब्लम लगती है, खाना बनाना है, भी घर में कोई थर्ड पर्सन आ गया, हमारे घर में प्राइवेसी ख़त्म हो रही है, जो भी है। समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? वो कह रहे हैं बच्चे, उनकी जो आशंका थी, जो डाउट था, वो निर्मूल यानी कि गलत नहीं था, क्योंकि वो जा ही नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि लॉन्ड्री से दिए हुए कपड़े धुल कर भी रिटर्न आ गए हैं, लेकिन तुम अभी भी यहीं के यहीं हो, और तुम्हारी भरकम शरीर से, भरकम यानी कि वो जो भारी भरकम शरीर है, उसकी जो सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं, फिर भी तुम यहीं हो। यानी कि जिस चादर पर तुम सोते हो वहाँ पर जो सलवटें पड़ जाती हैं, उसे भी हमने चादरों को भी धो लिया, लेकिन फिर भी तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली जो मुस्कुराहट है, जैसे कि जब तुम फर्स्ट टाइम मुझे मिले, मुझे जो मतलब कि खुशी महसूस हुई, वो भी धीरे धीरे अब फीकी पड़ गई है और कहीं लुप्त यानी कि गायब सी हो गई है। और फिर ठहाकों के रंगीन गुब्बारे, मीन्स वो कह रहे हैं कि जब हम आपस में जब मिले, 1 दिन 2 दिन हमने आपस में हंसी मजाक किया, ज़ोर ज़ोर से हंसे, ठहाके लगाए, जो भी वो रंगीन गुब्बारे थे, मीन्स इमेजिनेशन जो भी थी, वो कल तक इस कमरे के अंदर आकाश में उड़ते थे। मीन्स हम आपस में हंस खेल कर बहुत बातें करते थे, लेकिन अब वो दिखाई नहीं पड़ रही, यानी कि वो सब बातचीत जो थी सब बंद हो चुकी है। बातचीत की जो उछलती हुई गेंद की चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ गई है। इस लाइन का मतलब ये है कि मान लो कोई बॉल, मतलब कि बातचीत है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे कर रहे हो, मीन्स गेंद मेरे से आपकी तरफ गई, आपसे मेरी तरफ आई। ठीक है। हमने मतलब कि जो भी चर्चाएं की, आपस में लेन देन संवाद किया,
अब बातचीत का वो सारा सिलसिला बंद हो चुका है। अब वो जो बातचीत मतलब जो भी बॉल है वो सेंटर में पड़ी हुई है, मीन्स बोलना बंद हो चुका है। कोई आपस में एक दूसरे से कोई चर्चा का विषय ही नहीं रह गया। हालांकि एक रूम में बैठे हुए हैं तो भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। फिर है अब इसे ना तो तुम हिला रहे हो ना मैं हिला रहा हूँ, मीन्स वो जो बॉल है मीन्स चर्चा का कोई भी विषय का टॉपिक कोई छेड़ ही नहीं रहा है। क्लियर। फिर है मैं कल से एक ही उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम एक फिल्मी पत्रिका पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, उसके पन्ने पलटे जा रहे हो। हम दोनों के बीच में शब्दों का, वर्ड्स का जो लेन देन था वो बिल्कुल मिट चुका है, समाप्त हो गया है। जितने भी चर्चा के विषय हैं वे सारे के सारे चुक गए हैं, मीन्स हमने सारे विषय पर बात भी कर ली है। अब वो विषय कौन कौन से हैं? परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, नौकरी, मूवीज़, पॉलिटिक्स, रिश्तेदारों के ट्रांसफ़र के बारे में तबादले, पुराने यार दोस्त के जो भी किस्से थे, परिवार नियोजन समझते हो? परिवार को कंट्रोल करना मतलब पॉपुलेशन को कम करना, ऐसा। महंगाई के बारे में, साहित्य मतलब लिटरेचर के बारे में, यहाँ तक कि हमने आँख मार मार कर अपनी पुरानी प्रेमिकाओं का जो भी जिक्र किया था, मीन्स बीवी को पता नहीं लगे, तो कॉलेज टाइम की जो भी बातें थी वो सब भी हमारी हो चुकी हैं आपस में। अब हमारे बीच में केवल एक चुप्पी आ गई है, मतलब बातें सारी ख़त्म हो गई हैं। क्लियर। सौहार्द का मतलब होता है प्यार। हम दोनों के बीच में जो प्यार था वो शनै शनै धीरे धीरे अब बोरियत के में रूपांतरित हो रहा है, मतलब बोरियत में बदलता जा रहा है। अब जो हमारे दोनों के बीच में जो फीलिंग्स थी, भावनाएं जो थी, वो अब गालियों का स्वरूप धारण कर रही हैं। मीन्स अंदर ही अंदर जो मेज़बान है वो मेहमान को गालियां देने पर आ गया है, सामने नहीं दे रहा, मन ही मन में दे रहा है। पर तुम जा ही नहीं रहे हो। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा अस्तित्व यहाँ चिपक गया है, मीन्स तुम कौन सी ऐसी चीज़ से यहाँ जो कि मुझे दिखाई नहीं देती, कौन सी ऐसी गोंद है जिससे तुम मेरे घर में चिपक कर बैठ गए हो। फिर मैं इस भेद को भी क्या रीज़न है वो जो तुम जा नहीं रहे हो। मैं सपरिवार, बीवी और अब खुद की बात कर रहा है वो, फिर मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा हूँ और मेरे मन में केवल बार बार यही प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। आगे वो बोल रहे हैं कि कल पत्नी ने धीरे से पूछा था कब तक टिकेंगे ये, मतलब उसकी वाइफ को भी ऐसा फील हो रहा था अभी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी कब तक ये यहाँ रहने वाले हैं। और मैंने कंधे उचका दिए, मतलब उसने मुंह से जवाब नहीं दिया, अपने कंधों से ऐसे इशारा किया, भी पता नहीं है क्या कह सकता हूँ, कब तक ये रुकने वाले हैं। उनकी बीवी कहती है कि मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने उसको अच्छा डिनर कराया, लंच कराया, अब वो थक गए थे, मतलब 2-3 सब्जियाँ बनाकर जो भी था, अब वो खिचड़ी पर आ गए हैं। तो वो उस लेखक बोलते हैं ठीक है बना लो। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। सत्कार यानी कि एक तरह से मेहमान नवाजी की जो एक तरह से उनके अंदर उष्मा थी, एनर्जी थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। तभी वो लोग खिचड़ी तक पहुंच गए थे। नहीं तो हम खिचड़ी कब खाते हैं, है ना, मेहमान के लिए, बीमार बंदा खाता है ना, मेहमान के लिए तो हम कभी नहीं बनाते। अब वो बोलेंगे डिनर से हम चले थे और खिचड़ी पर पहुँच गए थे। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोला आकार का रूप प्रदान नहीं करते, मतलब कि हम कहीं जाते हैं ना, अपना पैकिंग करते हैं, तो उनका कहने का मतलब ये कि बिस्तर को गोलाकार रूप देना, इट मीन्स अपना पूरा बैग पैक करके भी अभी भी समय है, तुम अपने बैग को पैक करके चले जाओ। अदरवाइज़ वो बोल रहे हैं कि हमें उपवास पर आना पड़ेगा। भाई अभी तो हम खिचड़ी पर पहुँचे, फिर एक टाइम आएगा हम व्रत रखना शुरू कर देंगे, हमसे खाना भी नहीं बनेगा। और तुम्हारे और मेरे संबंध एक संक्रमण की दौर से गुजर रहे हैं। मीन्स अब दोनों के मतलब लेखक के मन में तो उसके प्रति खटास उत्पन्न हो गई है, वो उसके लिए अच्छा सोच ही नहीं रहा है, इसीलिए संक्रमण यानी कि एक तरह से उसके मन में उसके लिए बुरे बुरे विचार आने शुरू हो गए हैं। और तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। चरम यानी कि एक लास्ट सीमा आ गई है, अब तुम चले जाओ। क्लियर। फिर है वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, तभी वो वहाँ टिका हुआ है। वैसे भी हम किसी और के घर जाते हैं हमें अच्छा ही फील होता है ना। तो वो बोलता है कि सबको दूसरों के घर जाने पर अच्छा लगता है, लेकिन अगर बस चलता तो सभी लोग हमेशा दूसरों के घर पर ही रहते। लेकिन हम रह नहीं सकते ना, अपने घर में ही कंफर्टेबल होता है। दूसरों के घर तो हम थोड़ा सा
होता ही है, लेकिन अच्छा वहीं लगता है क्योंकि टेंशन नहीं होती है, पढ़ने का नहीं, है ना, सिर्फ़ और सिर्फ खाओ पियो सो मज़े करो, ऐसा होता है ना। परंतु वो बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। अब हम कभी भी घूमने के लिए जाते हैं, वो बोलते हैं ना, हम कितना ही घूम लें फिर लें, लेकिन लास्ट में जब घर पर आते हैं ना, एक शांति सी फील होती है ना। वो बोलते हैं कहीं भी घूम लो फिर लो, लेकिन आपको आप घूम लोगे, एंजॉय कर लोगे। दिवाली पे भी जैसे लोग 10-15 दिन के लिए जाते हैं ना हम लोग, लेकिन जब घर आते हैं ना एकदम रिलैक्स फील होता है, क्योंकि हम कभी भी सो रहे हैं, उठ रहे हैं। क्योंकि बाहर जाएंगे तो एक वो होता है, खाना भी समय पर मिलेगा, हमें उठना है। घर पे तो अपनी मर्ज़ी से कभी भी खाओ, कभी भी करो, फ़र्क पड़ता है ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने घर को हम होम को हम स्वीट होम कहते हैं, क्योंकि घर में शांति जो मिलती है। और लेकिन वो कह रहे हैं कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना तोड़ें। अगर हम दूसरों के घर में जाएंगे, उनका घर स्वीट होम है, तो लेकिन हम उनके घर में जाएंगे तो उनकी स्वीटनेस को कम कर देंगे, मिठास कम हो जाएगी। क्योंकि अब वो मियाँ बीवी में, लेखक और उनकी वाइफ में अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई रही थी ना। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय, शराफत भी कोई चीज़ है। मतलब एक शराफत भी होती है ना, कि आप 1 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, 4 दिन हो गए हैं तुम्हें टिके हुए यहाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि गेट आउट भी एक वाक्य होता है, लास्ट में ऐसा ना हो मैं तुम्हें गेट आउट कहने के लिए, मतलब तुम मुझे मजबूर कर दो, ठीक, क्योंकि ये भी मैं बोल सकता हूँ। और अब वो बोल रहा है कि अपने खर्राटों से एक और रात को गुंजायमान करने के बाद, यानी कि चौथे दिन की जो रात थी, तुमने उस दिन भी यहाँ पर चलो शांति से सो जाओ, अपने खर्राटे करते हुए, गुंजायमान यानी कि गूंज से। तो लेकिन जब अगले 5वें दिन की जो सूरज की किरण तुम पर आएगी, तुम्हें छूमेगी, यानी कि तुम्हें उसका स्पर्श होगा 5वें दिन की किरण का, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही परिचित किरण होगी। परिचित यानी कि जानी पहचानी, क्योंकि 5 दिन से रह रहे हो, नए नए तो हो नहीं, तो यानी कि वो तुम्हारे लिए अननोन नहीं होगी, पहचानी किरण होगी। आशा है कि तुम उसका स्पर्श लोगे, वो तुम्हें चूमेगी, यानी कि स्पर्श होगा, और तुम सम्मानपूर्ण घर जाने का निर्णय भी ले लोगे। तुम्हें अंदर से फील आएगा बहुत दिन हो गए, मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी, यानी कि वो मेरे लिए लास्ट डे होगा कि मैं तुम्हें सहन करूँगा, और उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकता, मैं लड़खड़ा जाऊँगा, यानी कि फिर मैं बोलने के लिए मजबूर हो ही जाऊँगा, ठीक है, तुम्हें घर से निकालने के लिए। क्योंकि वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो अतिथि होता है वो देवता होता है। हम सब समझते हैं अतिथि देवो भव, हम बोलते हैं ना, लेकिन वो कह रहा है कि आखिर मैं भी मनुष्य हूँ, और अगर अतिथि देवता होता है, तो देवता और मनुष्य कभी भी एक साथ बहुत लंबे समय तक रह नहीं सकते हैं। और अगर रहते भी हैं तो देवता अगर आते भी हैं किसी के घर पर, तो दर्शन देकर चले जाते हैं, वो परमानेंट टिकने कभी नहीं आते हैं, ठीक है। इसीलिए वो कह रहा है कि तुम भी अगर देवता हो तो दर्शन देकर चले जाओ, लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यानी कि अगर तुम शांति से चले जाओगे तो एक देवता की तरह मतलब सम्मानपूर्ण से यहाँ से विदा होगे, अदरवाइज़ मैं कुछ बोलूँगा तो वो बुरा हो जाएगा, फिर वो देवत्व रह ही नहीं जाएगा। और अगर क्योंकि जो मनुष्य हैं वो अपनी वाली पर उतर आए, मतलब कि वही है, कुछ भी अनाप शनाप बोलें, बुरा भला बोलें, गाली गलौज करें, अगर वो अपनी पर आ जाएं, इससे पहले तुम लौट जाओ। मतलब कि वो बार बार अंदर ही अंदर यही बातें सोच रहा है कि वो उसको चाहता है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन मुझे लेखक एक्चुअली ये चाहता था वो उसको सामने से बोले नहीं कि तुम घर से निकल जाओ, क्योंकि वो मान सम्मान जो था दोनों दोस्तों के बीच में वो उसको कायम रखना चाहता था। लेकिन हर दिन वो सोचता है, लेकिन जो मेहमान है वो इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहा है ना। तो बस उसके मन में एक ही ख्याल है कि हम दोनों के संबंध बिगड़े भी नहीं और ये चुपचाप हमारे घर से चला भी जाए, क्योंकि ये इसको ज़्यादा दिन तक झेल नहीं सकता था। और इस पूरे चैप्टर के अंदर एंड ये नहीं हमें पता है कि वो गया या नहीं गया, चैप्टर उन्होंने ख़त्म कर दिया है। एक मूवी भी आई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, परेश रावल की मूवी थी अतिथि, और अजय देवगन की, तो इसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन उसके अंदर आगे भी होता है, उसके अंदर आगे क्या होता है, बाद में उन्हें एहसास होता है कि घर में अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग आता है तो उनके लिए वो काफ़ी, मतलब वो उनके लिए वेल विशर ही थे,
वो उनको बाद में वो चले जाते हैं, लेकिन वो बाद में उनको ले आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें ऐसा एंड हमें प्रॉपर बताया नहीं गया। क्लियर? कोई डाउट है चैप्टर में भी? क्लियर है? चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। आपको जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे ही। देन आप मुझे रिटर्न टेस्ट देंगे। ओके, बाय, टेक केयर।